तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू विद माय न्यू वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, ये वीडियो एक रिएक्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा कि हम अपना चैनल थोड़ा इंटरेस्टिंग रखें, थोड़ा बढ़िया बढ़िया थोड़ा वीडियो डालें उसमें। तो हर बार देखो ना, व्लॉग के लिए कंटेंट नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा कि आप थोड़ा रिएक्टिंग वीडियो बना देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने वाले हैं, जैसे कि आम का फेक और रियल कैसे पता करें। तो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी पहला फैक्ट से। आर्टिफिशियल आम और रियल आम में फर्क कैसे पहचाने? डोरेमोन चूहे से क्यों डरता है जबकि वो एक बिल्ली है? आपकी नजरों के सामने एक ऐसी चीज है जो कि गन की बुलेट से भी ज्यादा तेज है और उसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है। इस गेम में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर एक रूल बनाया गया कि अंपायर्स को काली अंडरवेयर पहननी पड़ेगी, और ये चीजें तो आपने व्हाट, मतलब ऐसा रूल बना दिया भाई कि अंपायर्स को काली अंडरवेयर पहननी पड़ेगी। थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है भाई। कभी देखी भी नहीं होंगी। वीडियो इतनी ज्यादा कमाल की है कि आप सब्सक्राइब किए बिना जाओगे ही नहीं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 15, आईपीएल की तरह एक एमएलबी लीग है, यानी कि बेसबॉल लीग, पर इसमें अंपायर्स का कॉस्ट्यूम ब्लैक होता है, लेकिन इसके साथ उन्हें अंडरवेयर भी ब्लैक ही पहनना पड़ता है। ये एक रूल है जो उन्हें कंपलसरी मानना पड़ता है, ताकि अगर मैच के बीच उनकी पैंट फट जाए तो उन्हें अपनी पैंट चेंज करने के लिए ना जाना पड़े और मैच को रोकने की रियली ये थोड़ा सेंस बनाता है, क्योंकि देखो ना, बेसबॉल मैच में मतलब अंपायर, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अंपायर की अगर पैंट फटती है या तो निकलती है, तो अंपायर को चेंज करने ना जाना पड़े, मतलब मैच कंटिन्यू ही रहे ऑलमोस्ट, जरूरत ना पड़े। नंबर 14, इस ब्यूटीफुल फोटो को देखो। इस क्लाउड की फोटो को एक कमर्शियल प्लेन से खींचा गया था, और इस फोटो में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये बड़ा सा क्लाउड बहुत ज्यादा बड़ी शैडो बना रहा है, और ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। नंबर 13, चाय के कप को नीचे रखने से कई बार टेबल पर या जमीन पर ऐसे गोल चाय का कप रखा तो वहाँ पे देखो छापा सा पड़ जाता है ना नीचे, सर्कल जैसा, तो बहुत अजीब सा लगता है मेरे को, जो ड्रिंक्स के स्टेन से बचाता है। नंबर 12, यूएस ने रशिया से 1867 में $7.2 मिलियन में अलास्का को खरीद लिया था। देखा जाए तो ये ट्रेड बहुत ज्यादा सस्ती थी। रशिया ने सोचा कि वो इसका क्या ही करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए कोई काम का भी नहीं, पर आज देखा जाए तो अलास्का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस क्रिएट करता है, और यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट घूमने भी आते हैं। नंबर 11, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि डोरेमोन चूहे से क्यों डरता है। वैसे तो मेरे को लगता है कि जब डोरेमोन छोटा था ना, उस टाइम चूहे ने इसके कान खा दिए थे, इसलिए इस वजह से इसके कान नहीं है एंड वो चूहे से डरता है। मैंने ये सुना है भाई छोटे से ही, बचपन से ही। तो अभी देखते हैं क्या रीज़न निकलता है। नंबर 11, आपने अक्सर देखा होगा कि डोरेमोन शो में दिखाया गया है कि डोरेमोन चूहों से बहुत डरता है, जबकि वो खुद एक बिल्ली है, जिस वजह से उसे चूहों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि माउस को डोरेमोन से डरना चाहिए। लेकिन डोरेमोन के डरने के पीछे उसके बचपन का फियर है। वैसे तो वो रोबोट है, इसीलिए उसे बचपन नहीं कहा जा सकता, बल्कि पास्ट कहा जा सकता है। एक बार एक रोबोट माउस ने उसके कान को खा लिया था। मतलब आपने देखा होगा कि डोरेमोन के कान नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है कि माउस ने डोरेमोन के कान को खा लिया था, तो वहीं से उसे चूहों का फोबिया हो गया। और यही बात हमें डोरेमोन की मूवी द मूवी 2112 में पता चलता है, जिसमें डोरेमोन के बर्थ को दिखाया जाता है। नंबर 10, बिल्डिंग को बनाने के बाद उसे लट्टू की तरह घुमाया जा सकता है। सोचने में काफी अजीब ही लगता है, लेकिन आज से कई साल पहले ये हो चुका है इंडियाना बेल बिल्डिंग के साथ। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, और 1930 में इंजीनियर्स को लगा कि इस बिल्डिंग को अगर 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाएगा तो एक्सपेंशन के लिए और भी ज्यादा स्पेस मिलेगी, यानी कि जगह को बेटर कर पाएंगे। तो इसलिए फिर वो लग गए अपना दिमाग लगाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने आसपास के एरिया को पूरे तरीके से खोद दिया और बिल्डिंग को उसके पिलर से अलग कर दिया, और एक रोटेटिंग पैनल बिल्डिंग के साथ अटैच कर दिया, और बिल्डिंग के नीचे भी प्लेट्स लगाए गए। फिर बिल्डिंग को 1 महीने के अंदर ही 90 डिग्री तक रोटेट कर दिया गया। और कमाल की बात तो ये है कि इस पूरे प्रोसेस के वक्त ये बिल्डिंग पूरे तरीके से फंक्शनल थी और रोटेट मीन्स ओनली इन 1 मंथ दे चेंज दैट बिल्डिंग यार। इस 1 महीने के अंदर उन्होंने 90 डिग्री वो बिल्डिंग घुमा दी। इम्पॉसिबल रहा, बट होंगे कोई आर्किटेक्चर भाई। और रोटेट करते टाइम इस बिल्डिंग के अंदर लोग काम भी करते थे, और ये बिल्डिंग आज भी मौजूद है। नंबर 9, ये बात आपको शॉक कर देगी कि आपके घर में जो ग्लास लगा है ना, वो एक बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज है। एक टूटा हुआ कांच बुलेट से भी कई गुना ज्यादा फास्ट होता है। वैसे तो हमारी आंखें इतने तेज ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाती, इसीलिए दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन जब वीडियो को रिकॉर्ड करके स्लो मोशन में देखा जाता है तब पता चलता है कि बुलेट फास्ट तो है, लेकिन ये टूटा हुआ ग्लास उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है। ग्लास
ग्लास काफी ज्यादा फ्रजाइल होता है और उसे तोड़ने के लिए बस एक पॉइंट पर प्रेशर डालना पड़ता है, जिसके बाद पूरे ग्लास में टाइनी क्रैक्स भर जाते हैं, जिसकी मदद से खूबसूरत डिजाइन भी बनाए जाते हैं, जैसे कि क्रैक ग्लास वाले डिजाइन। नंबर 8, आपको लगता होगा हॉरर फिल्म्स बनाने वाले सबसे बड़े डायरेक्टर को भूतों से कहाँ ही डर लगता होगा, वो तो खुद फिल्म्स को डायरेक्ट करता है, तो उन्हें कहाँ से डर लगता होगा। लेकिन स्टीफन किंग नाम के एक डायरेक्टर हैं और ये हॉरर स्टोरीज लिखते हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये बिना लैंप और लाइट के सो नहीं पाते, यानी कि जब ये सोने की कोशिश करते हैं तो ये पूरे तरीके से अंधेरे में सो नहीं पाते, बल्कि एक लैंप लाइट अपने पास ऑन रखते हैं। और इसका रीजन ये है कि उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। उन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज में बताया है कि उनकी ही स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो उन्हें हॉन्ट करते हैं और ये हॉरर टाइप के फिक्शंस लिखते हैं, तो अक्सर इनके दिमाग में ऐसी ही सिचुएशंस चलती रहती हैं, जिस वजह से उन्हें अंधेरे में हमेशा डर लगता है, बस अपनी क्रिएशन की वजह से। नंबर 7, घर को एकदम अच्छे से साफ करने के बाद भी बहुत ज्यादा डस्ट बाकी रह जाती है, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखती। इससे डस्ट एलर्जी जैसी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो एक बार जरा इस वैक्यूम क्लीनर को देखो। इस वैक्यूम क्लीनर में लेजर डिटेक्टिंग सिस्टम लगाया गया है जो कि हिडन डस्ट को विजिबल कर देता है। मतलब टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है भाई। मीन्स जो वैक्यूम क्लीनर है उस पर भी उन्होंने लाइट लगा दिया और आप देख ही रहे हो भाई, साफ कर सकते हो। इससे आपका घर साफ भी होगा और आपकी डस्ट एलर्जी को भी आराम मिल सकता है। नंबर 6, इस स्पाइडर की स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। आप देख सकते हो कि ये कितनी तेजी से अपने टारगेट पर अटैक कर लेते हैं और ये दिखता भी नहीं, क्योंकि ये खुद को हाइड करने में एक्सपर्ट हैं। आप देख सकते हो कैसे ये मिट्टी के अंदर कैमोफ्लेज हो जाते हैं। एक तो इसका कलर वैसे ही बिल्कुल मिट्टी की तरह है और ये अपने ऊपर भी मिट्टी डाल लेता है ताकि ये बिल्कुल भी ना दिखे। ये अपने आप को छुपाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और फिर इसकी स्पीड तो अनमैचेबल है। पर इससे भी खतरनाक बात ये है कि ये इस पूरी दुनिया में मौजूद सबसे जहरीले स्पाइडर्स में से एक है। ये 6 आइड सैंड स्पाइडर है। ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इंसान को भी इससे खतरा है। सच में स्पाइडर को नेचर ने सुपर हीरो बनाकर भेजा है। नंबर 5, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आर्मी में जाकर आपको ये चीज बहुत दिक्कत देने वाली है। पूरे वर्ल्ड की आर्मी के अलग अलग सैल्यूट करने के तरीके होते हैं। जैसे कि अगर इंडियन फोर्सेस को ही ले लें तो जो नॉर्मल इंडियन आर्मी होती है तो वो ओपन पाम से सैल्यूट करती है और जो उनका हाथ होता है वो जस्ट आईब्रो के थोड़ा सा ऊपर होता है। वहीं जो इंडियन नेवी होती है वो 90 डिग्री में सैल्यूट करती है और उनका जो हाथ है वो फोरहेड की तरफ होता है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो वो 45 डिग्रीज में सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल जैसे एक प्लेन टेक ऑफ करता है। और ऐसे पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के आर्मी के स्पेशल सैल्यूट होते हैं और कुछ स्पेशल ओकेजन्स में स्पेशल गन सैल्यूट और डिफरेंट रिचुअल्स भी होते हैं। लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि सब अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। अब उसका रीजन ये है कि मेजोरिटी ऑफ लोग दुनिया में राइट हैंडेड हैं, तो इसीलिए ये नेचुरल है। पर लेफ्ट हैंडेड लोगों को भी राइट सैल्यूट ही करवाया जाता है क्योंकि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। नंबर 4, बचपन से हम कई सारी पॉपअप बुक्स देखते आए हैं, लेकिन एक बार इस अमेजिंग पॉपअप बुक को देखो। ये जो इतनी सी बुक में से इतना बड़ा मॉन्स्टर निकलता हुआ दिख रहा है, ये तो इस बुक का एक पेज है। ऐसे इस बुक में कई सारे अलग अलग पेजेस हैं और हर पेज को खोलने पर आपको एक यूनिक चीज मिलेगी जो कि आप पक्का एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और ये जो पॉपअप बुक है ये स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर बनी हुई है। आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि ये एक बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है, तो इसीलिए अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो आपको ये पॉपअप बुक जरूर देखनी को हिला रही हैं। और ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है। ऐसे कुछ आइलैंड पूरे वर्ल्ड में मौजूद होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट करते हैं। ये कोई पक्के आइलैंड तो नहीं होते, बल्कि लैंड के छोटे से टुकड़े होते हैं जो कहीं पर भी अटैच नहीं होते। और बिल्कुल वैसे ही एक फ्लोटिंग आइलैंड ब्रिज का रास्ता रोक रहा था, तो ऐसे में सारे बोट वालों ने हाथ मिलाया और आइलैंड को उसकी जगह से साफ करने का सोचा। ये आइलैंड यहाँ का नहीं है, बल्कि फ्लोट होकर यहाँ पर पहुँच गया था, तो इसीलिए उन्होंने फिर इसको धक्का मार के रास्ते से ही हटा दिया। नंबर 2, हाथी के छोटे बच्चे अपनी सूंड को नहीं उठा सकते। जैसे इंसानों के बच्चे पैदा होते ही चलना नहीं सीखते, बिल्कुल वैसे ही जो हाथी के बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही अपनी ट्रंक यानी सूंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते, जिसकी वजह से आपको बेबी एलिफेंट्स कई बार ऐसी हरकतें करते हुए दिखेंगे। इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये एलिफेंट कितना ज्यादा क्यूट है और कैसे अपने साथ ही खेल रहा है। और ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन ये अपने साथ खेल नहीं रहे होते, बल्कि इन्हें अपने ट्रंक को कंट्रोल करना ही नहीं आता, यानी कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से कई बार ऐसी हरकतें ना चाहते हुए भी कर देते हैं और इनको अपने ट्रंक को कंट्रोल करना सीखने में करीब 1 साल का समय लगता है। नंबर 1, आम तो आप खाते ही होंगे, लेकिन एक आर्टिफिशियल आम और एक नेचुरल आम में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। आम इतना पॉपुलर है कि लोग इसको आर्टिफिशियली पकाकर जल्दी बेच देते हैं ताकि उन्हें जल्दी प्रॉफिट आ सके, लेकिन ऐसा करना गलत तो है ही, लेकिन ये इलीगल भी है। अगर कोई कैल्शियम कार्बाइड का यूज करके आम को आर्टिफिशियली तरीके से पकाता है तो ये FSSAI के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इलीगल है। पर अब आपने अनजाने में एक ऐसा
आम खरीद भी लिया है तो आप उसे कैसे पहचानोगे? इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने आर्टिफिशियल आमों को पहचानना है तो आपको एक पानी से भरे बकेट में आम को डालना है। अगर वो नीचे जाता है तो आप कह सकते हो कि ये एक नेचुरली पका हुआ आम है, और अगर वो ऐसे फ्लोट करता है तो आप कह सकते हो कि ये एक नकली आम यानी कि आर्टिफिशियली तरीके से पकाया हुआ आम है। और जो आम नकली होते हैं उनका कलर भी काफी ज्यादा येलो होता है नेचुरली पके हुए आमों की कंपैरिजन में। आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल पके हुए आम में कितना सही से येलो कलर चारों तरफ से फैला हुआ है। इसे आप देखकर ही कह सकते हो कि ये एक आर्टिफिशियली पकाया हुआ आम है। और एक ऐसी चीज जिससे आप पहचान सकते हो कि आम नकली है वो है उसकी खुशबू। अगर आप आम को सूंघोगे, अगर आम आर्टिफिशियल है तो आपको काफी लाइट स्मेल आएगी, और अगर वो नेचुरली पका हुआ आम है तो उसकी स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग होगी। और जब आप आर्टिफिशियल आमों को काट कर खाते हो तो आपने देखा होगा कि वो ज्यादा जूसी नहीं होते। और लास्ट में ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि ये आम आर्टिफिशियल है। आप जब भी कोई आर्टिफिशियली पका हुआ आम खाओगे तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि वो आम खाने के बाद आपके मुंह में एक बर्निंग सेंसेशन रह जाती है, और आप इसे देखकर कह सकते हो कि ये आम पक्का आर्टिफिशियली तरीके से पकाया गया है। नेचुरली पके हुए आम ये फीलिंग नहीं देते, बल्कि आर्टिफिशियल पके हुए आम आपको इस तरीके के बर्निंग सेंसेशन देते हैं। ये तो आपको पता चल गया। ओके, तो इतनी थी गाइस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कुछ और वीडियो ला, जस्ट ट्राई नॉट टू लाफ पे ला सकता हूँ एंड और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ला सकता हूँ, सो कमेंट जरूर कर देना। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।